लिखो। नेक्स्ट टॉपिक इज फैराडेज लॉ, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना। इलेक्ट्रोलिटिक सेल लिखो, फैराडेज लॉ बाद में। इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल, इलेक्ट्रोलिसिस एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। देखो क्या होता है, कंबाइंड फॉर्म, घर पे जो NaCl रखा हुआ है उसको करंट देना है। अब डायरेक्ट जाके 2 वायर जाके NaCl के जार में मत डाल दो, उससे कुछ नहीं होगा। सॉलिड विल नॉट कंडक्ट। आयनिक कंपाउंड नहीं कंडक्ट करता ना सॉलिड स्टेट में। तो लेकिन NaCl सॉलिड को अगर तुम एक इस तरह के जार में डाल देते हो जिसमें देखो दोनों इलेक्ट्रोड एक ही जगह पे, यहाँ पे बैटरी है, पहले से बैटरी है, ठीक है। इस सॉलिड का क्या डाल दिया तुमने, पानी में एक्वस कर दिया या फिर डायरेक्ट इसको पिघला के यहाँ डाल दिया। और ये सब ना इलेक्ट्रोड जो है इनर्ट इलेक्ट्रोड है। क्या लेना पड़ेगा, इनर्ट, है ना। इनर्ट इलेक्ट्रोड, बोथ इनर्ट इलेक्ट्रोड। सरफेस के लिए बस उसके सरफेस पे ऑक्सीडेशन रिडक्शन होगा। जो ये पूरे डिवाइस को ना बोलते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल के अंदर कंबाइंड फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म बनाया जाता है, नहीं समझे। कंबाइंड फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म बनाया जाता है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल बैटरी। द डिवाइस विच मेक द नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन स्पॉन्टेनियस फोर्सफुली यूजिंग एक्सटर्नल सेल, है ना। कंबाइंड फॉर्म टू एलिमेंटल फॉर्म, दिस डिवाइस इज नोन एज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। और इस डिवाइस के अंदर जो कांड होता है, कांड कहने का मतलब कंबाइंड फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म ले जाने का जो प्रोसेस है उसको क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस। अच्छा, ये इलेक्ट्रोलिसिस एक्चुअल में क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंबाइंड फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म में ले जाया जाता है यूजिंग द एक्सटर्नल फोर्स, दैट इज एक्सटर्नल बैटरी, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिकल एनर्जी, है ना, इनसाइड द इलेक्ट्रोलिटिक सेल। समझ गए ना। तो इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन मेड बिकम स्पॉन्टेनियस, है ना, फोर्सफुली दे आर कैरिड आउट, फोर्सफुली दे आर कैरिड आउट, है ना, यूजिंग एक्सटर्नल बैटरी। समझ में आया। तो इस पूरे प्रोसेस को इलेक्ट्रोलिसिस बोलते हैं। और जिस डिवाइस के अंदर ये होता है उस डिवाइस को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में 2 कंपार्टमेंट भी ले सकते हैं, लेकिन मोस्टली एक ही कंपार्टमेंट होता है। सेम कंपार्टमेंट में एनोड भी होता है, कैथोड भी होता है। सेम कंपार्टमेंट में या तो एक्वस सॉल्यूशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होगा या मोल्टेन इलेक्ट्रोलाइट होगा जिसकी आप इलेक्ट्रोलिसिस कराना चाहते हो। सेम कंपार्टमेंट में एनोड भी होगा, कैथोड भी होगा। पॉजिटिव टर्मिनल से जो कनेक्टेड होगा उसको यहाँ एनोड बोलेंगे और नेगेटिव से जो कनेक्टेड होगा उसको यहाँ पे कैथोड बोलेंगे। समझ में आया। मोस्टली जो इलेक्ट्रोड है इनर्ट होता है। कभी कभी जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल में जो इलेक्ट्रोड है उसको एक्टिव भी रखते हैं। समटाइम्स द इलेक्ट्रोड्स आर एक्टिव आल्सो। तो अभी हम समझेंगे कि इलेक्ट्रोलिटिक सेल में अगर एनोड एक्टिव है तो उसका क्या मतलब है, और एनोड अगर पैसिव है तो उसका क्या मतलब है। समझ गए। यहां पर भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही होता है, यहां पे भी कैथोड पे रिडक्शन ही होता है, लेकिन यहां ऑक्सीडेशन रिडक्शन फोर्सफुल ऑक्सीडेशन फोर्सफुल रिडक्शन है। यहां पर जो एनायन और केटायन है जिसका आप इलेक्ट्रोलिसिस करा रहे हो, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनायन, ठीक है। तो एनोड पे देखो ऑक्सीडेशन कैसा हो रहा है, क्लोराइड गया, Cl2 बनाया, 2 इलेक्ट्रॉन। देखो क्लोराइड जैसे ही एनोड की तरफ गया, क्यों गया, क्योंकि एनोड पॉजिटिवली चार्ज है तो नेगेटिव आयन उधर भी भागेगा। जब उधर भागा तो इस बैटरी ने बोला भाई तू जो इलेक्ट्रॉन लेके आ रहा है मुझे दे, इधर इलेक्ट्रॉन दे, निकल, है ना। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। और फिर यहाँ पे क्लोरीन एटम जब एक्युमुलेट होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो उसका छीन गया, तो क्लोरीन एटम इसके चारों तरफ जब एकोमोडेट होगा तो दे विल कंबाइन टू फॉर्म Cl2 गैस। समझ में आया। सिमिलरली C फॉर कैथोड एंड C फॉर कैटायन, तो कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा, फोर्सफुल रिडक्शन है। Na+ कभी नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन लेना, आप जानते हो। Na+ हाईली स्टेबल है। Na+ 1 इलेक्ट्रॉन गिव सोडियम,
उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल माइनस में आता है भाई, माइनस 2 पॉइंट समथिंग आता है। याद करो Li प्लस 2 1 इलेक्ट्रॉन 3 माइनस 3 पॉइंट समथिंग था। Na प्लस कभी नहीं चाहता इलेक्ट्रॉन लेना, लेकिन इस बैटरी ने बोला भाई ले ले, है ना, कोई ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब सोडियम इलेक्ट्रॉन लेके वहीं डिपॉजिट हो गया। सो व्हाट इज द फंक्शन ऑफ इनर्ट इलेक्ट्रोड? दे विल प्रोवाइड देयर सरफेस, जैसे साकेत ने बोला, फॉर द ऑक्सीडेशन और रिडक्शन ऑफ द एनायन एंड कैटायन। समझ में, एनायन का ऑक्सीडेशन, कैटायन का रिडक्शन। ए फॉर एनोड, ए फॉर एनायन, सी फॉर कैथोड, सी फॉर कैटायन। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होता है। इलेक्ट्रोलिसिस क्या है? एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें कंबाइंड फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म में ले जाया जाता है। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाया जाता है, फोर्सफुली बनाया जाता है यूजिंग द बैटरी, है ना। यहाँ पे एक तरह से पूरे इलेक्ट्रोलिटिक सेल में इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज किया जाता है टू कैरी आउट द रिएक्शन, दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्टेड इनटू केमिकल एनर्जी। जबकि बैटरी क्या था? कोई रिएक्शन अपने आप चल रहा है बैटरी के अंदर, उससे जो केमिकल एनर्जी मिल रहा है डेल्टा एच, उसको डेल्टा जी में कन्वर्ट कर रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक जैसा ही बात है, बट अपोजिट भी नहीं है। वहां पर भी एनोड पे ऑक्सीडेशन था, कैथोड पे रिडक्शन था, लेकिन वहां स्पॉन्टेनियस था, है ना। अच्छा, वहां पे एनोड लो पोटेंशियल पे था, ऑटोमेटिकली वो लो पोटेंशियल पे था, वहां बैटरी तो लगाने का भी जरूरत नहीं पड़ा था, ऑटोमेटिकली यहाँ ऑक्सीडेशन था एनोड पे। दो अलग अलग कंपार्टमेंट थे, अंतर भी है। बैटरी और जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, मतलब केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिकल टू केमिकल, उसके सेपरेशन समझने पड़ेंगे हमें। बैटरी में एनोड पे ऑक्सीडेशन अपने आप होता था, एनोड से इलेक्ट्रॉन निकल के दूसरे कंपार्टमेंट में जाता था कैथोड पे, फिर कैथोड का कैटायनिक जो है कैथोड पे जाके अपने आप रिडक्शन होता था। यहाँ पे ऐसा अपने आप वाली बात नहीं है। ये बैटरी बोलता है भाई एनायन इधर ला, इलेक्ट्रॉन छोड़ यहाँ पे, आगे बढ़, है ना। तो अगर होता है एनोड पे अगर कोई चीज डिपॉजिट हो रहा है तो हम बोलते हैं समथिंग इज डिपॉजिटेड, लेकिन अगर एनोड पे मान लो कोई गैस बना तो हम बोलेंगे लिबरेटेड। वर्ड क्या करेंगे? जैसे यहां बोलेंगे एनोड पे Cl2 गैस लिबरेट हो रहा है और कैथोड पे सोडियम डिपॉजिट हो रहा है। तो मेटल मोस्टली डिपॉजिट, कैटायंस ऑलवेज डिपॉजिट। लेकिन यहां पर भी देखो, अगर यहाँ H+ होता तो, अगर ये H+ जाता तो H2 गैस कैथोड पे बनता और वहां भी लिबरेशन वर्ड यूज होता। लेकिन जो भी हो, डिपोजिशन मोस्टली अकर्स ऑन कैथोड, क्योंकि जितने भी मेटल के कैटायन है वो कैथोड पे जाके गैस तो नहीं बनाएगा, मेटल ही बनाएगा। ऑल मेटल कैटायन विल गो टू द कैथोड एंड डिपॉजिट। सो ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलिसिस देयर मे बी लिबरेशन और डिपोजिशन। Yes or no? Metal will be deposited on cathode and something may be liberated at anode. Even sometimes at cathode liberation take place. अगर यहाँ पानी ले लेते तो यहाँ O2 बनता, यहाँ H2 बनता। वाटर ले लेते, वाटर का इलेक्ट्रोलिसिस करते, रेयर है, लेकिन हो सकता है ऐसा कुछ होगा, ऐसा पॉसिबिलिटी, लेकिन रेयर है। लेकिन कैथोड पे दोनों बातें हो सकती है ना। एनोड पे मोस्टली लिबरेशन, कैथोड पे मोस्टली डिपोजिशन, लेकिन मस्ट नहीं है। क्या है? मस्ट नहीं है। मेरी बातें आ रही समझ में? मैंने देखो बहुत देर तक चीजें बात करी, क्या समझ में आया? बहुत कुछ बात करी, है ना। 5-10 मिनट लगातार बोल रहा हूं, समझ में आ रहा है क्या चल रहा है क्लास में? वी आर डिस्कसिंग इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जिस कंटेनर में होता है उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल। इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक ऐसा डिवाइस है जिसके अंदर इलेक्ट्रोलिसिस होता है। देखो दोनों एक दूसरे का वाइस वर्सा है। कोई बोले अब इलेक्ट्रोलिसिस क्या है भाई, बता दे। तो इलेक्ट्रोलिसिस एक फेनोमेना है जिसमें कंबाइंड फॉर्म से एलिमेंटल फॉर्म में चेंज किया जाता है फोर्सफुली। नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बनाया जाता है फोर्सफुली, है ना, यूजिंग एक्सटर्नल बैटरी। यहाँ पे डीसी सोर्स यूज करना है, एसी नहीं कर सकते। पोलैरिटी चेंज होगा तो इफिशियंसी कम हो जाएगी। मतलब एसी में भी इलेक्ट्रोलिसिस हो सकता है बट इफिशियंसी बहुत बेकार होगा, पावर ज्यादा लेगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा ही नहीं। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपको कौन सा सोर्स यूज करना है? डीसी। कहीं ना कहीं कंडक्टिविटी सेल जैसा ही है। कंडक्टिविटी सेल में हम चाहते थे कि यहाँ पे आयन डिपॉजिट लिबरेट ना हो, इसलिए एसी यूज करते थे, याद है। कंडक्टिविटी सेल में क्या यूज करते थे? एसी सोर्स, है ना। दोनों में अगर सेपरेशन लिखना है, मान लो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल,
तो दोनों बना के समझ लेते हैं, ठीक है। यहाँ मेटल था, यहाँ देखो कोई बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ा, याद आ रहा है। यहां पर भी एनोड, यहां पर भी कैथोड लेफ्ट में है, नहीं समझा, बस यहां देखो नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। यहां भी एनोड पे ऑक्सीडेशन है खुद से, यहाँ कैथोड पे रिडक्शन है। दोनों जगह पे इलेक्ट्रॉन का फ्लो ऐसा ही है, एनोड से कैथोड। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड है। देख रहे हो, सो मच सिमिलैरिटी इन बोथ, बट फर्क क्या है, यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन फोर्सफुल है, यहाँ एनोड पे ऑक्सीडेशन, याद करो डेनियल सेल पढ़ाया था ना भाई, जिंक अपने आप गया था सॉल्यूशन में, और क्यूप्रिक आयन अपने आप गया था, डिपॉजिट हुआ था। अरे ये सुनो, फर्क है, यहाँ दो अलग अलग कंपार्टमेंट लिया है, या एक ही कंपार्टमेंट में काम करा लिया। वहां सॉल्ट ब्रिज का जरूरत पड़ा, यहाँ जरूरत नहीं पड़ा, है ना। वहां जनरली इलेक्ट्रोड एक्टिव हुआ करता था, खुद वो पार्टिसिपेट करता है। नहीं नहीं, लो पोटेंशियल पे है, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन उधर जा रहा ना। नहीं, लो पोटेंशियल पर अगर एनोड पे मतलब अपने आप ऑक्सीडाइज हुआ, इलेक्ट्रॉन यहाँ छोड़ा दिया, यहाँ नेगेटिव चार्ज है ना बच्चे, और पॉजिटिव कहाँ पे आ रहा है, तो दोनों जगह पे देखो, यही पोलैरिटी का ही फर्क है, यहीं पे लोग गलती करते हैं। यहाँ पे एनोड पॉजिटिवली चार्ज है, कैथोड, यहाँ पे हम बोलेंगे एनोड लो पोटेंशियल पे, कैथोड नेगेटिव पॉजिटिव मत बोलो, ऐसा बोल भी सकते हो, कोई क्राइम नहीं, लेकिन आप यहाँ बोलो एनोड लो पोटेंशियल पे, कैथोड हाई पोटेंशियल पे। तुम बोल सकते हो एनोड पे यहाँ भी ऑक्सीडेशन, यहाँ भी ऑक्सीडेशन, कैथोड पे यहाँ भी रिडक्शन, यहाँ भी रिडक्शन, दोनों सिमिलैरिटी बता रहा हूँ ताकि एकदम डाउट क्लियर हो जाए। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड, लेकिन वो काम बैटरी करा रहा है। यहाँ भी इलेक्ट्रॉन का फ्लो एनोड से कैथोड, बस वो अपने आप हो रहा है, मतलब केमिकल एनर्जी जो अपने आप रिलीज हो रहा है उसकी वजह से करंट फ्लो कर रहा है। यहाँ पे कोई केमिकल एनर्जी रिलीज नहीं रहा, मोस्टली डिसोसिएशंस आर एंडोथर्मिक भाई, किसी को तोड़ना है एनर्जी देनी पड़ेगी ना, वहां पे अपने आप एनर्जी रिलीज हो रहा था, एक्सोथर्मिक होता था, रेडॉक्स रिएक्शंस इन द बैटरी, तो उसी एनर्जी से ये इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहा था, दैट इज डेल्टा जी। यहाँ पे एंडोथर्मिक है, ये काम कराने के लिए एंडोथर्मिक जो एनर्जी चाहिए वो कौन दे रहा है, जो एनर्जी चाहिए इसको कराने के लिए कौन दे रहा है भाई, बैटरी फोर्स कर रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन चल मेरी तरफ से आ, इधर से इधर जा। मैं चाहता हूं जितनी बातें बोली मैंने उसको आप एक पेज में तो कम से कम लिखो, मैं नहीं लिखा रहा, मॉड्यूल सामने रखो, अगर उससे कुछ देख के लिखना है तो लिखो, लेकिन ये क्वेश्चन आया था ना जेईई मेंस में, इंटरनल सप्लाई विद इन सॉल्यूशन बोलो, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन्स कैथोड से एनोड जाएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन नहीं, एनायन जो है एनोड की तरफ भाग रहा है ना, एनायन को यहाँ इलेक्ट्रॉन मानोगे तो इंटरनल सप्लाई में एनायन जा रहा है एनोड की तरफ, कैटायन जा रहा है कैथोड की तरफ। इंटरनल सप्लाई में एनायन किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को। सर्किट में इलेक्ट्रॉन खुद अपने आप को रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन इंटरनल सप्लाई में एनोड्स के तरफ कौन जा रहा है, ए फॉर एनोड, ए फॉर एनायन। तो इंटरनल सप्लाई में इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है, एक तरह से एनायन की तरफ। एक क्वेश्चन है, वो पीवाईक्यू का ही सवाल है, जेईई मेंस एडवांस का सवाल है, इसको देख खुद ही सॉल्व करेगा ये। चलो अभी एक पेज लिखना है, मैं एक पेज चेक करने वाला हूँ भाई, सामने मॉड्यूल रख, है ना, तेरा मॉड्यूल का है, वो किसका मॉड्यूल है, हाँ तो मॉड्यूल लेके क्यों नहीं बैठता, दिल्ली का एक ही ड्रामा है तुम्हारा, मॉड्यूल लेके बैठो, अपना सॉल्व करो। हाँ जी मॉड्यूल निकालो सब लोग, मॉड्यूल निकालो सब लोग। अभी मैंने जैसे 15 मिनट बोला ना भाई, एक पेज लिख दे जल्दी से, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिसिस, व्हाट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल, है ना, पूरी बात यहाँ पे क्या हो रहा है, पूरी कांड ढंग से लिख दो, मैं डिक्टेट नहीं करना चाहता, उस टाइप से नहीं है। So what is electrolysis? It is the phenomena of converting combined form into elemental form using external electrical energy. Non-spontaneous reaction is carried out forcefully and combined form is converted into elemental form, है ना, using electrical energy, and this process is carried out in a device known as electrolytic cell, है ना, known as
electrolytic cell. Inside the electrolytic cell, combined form, aqueous solution of combined form, है ना, is taken. Inside the electrolytic cell, aqueous form या molten form of the combined, है ना, form of the electrolyte is taken using the inert electrode, है ना, and the combined form, that is electrolyte, become ions inside the solution. Now battery is going to force the ion to get oxidized and reduce at anode and cathode respectively. The electrode will provide the surface for the ions to get discharged. Inert electrode will provide the surface. The inert electrode, ये line लिख सकते हो, the inert electrode will provide the surface for the ions to get discharged, है ना. The inert electrode will provide the surface for the ion to get discharged. सर जैसे आयनाइज शब्द होता है तो एलिमेंटाइज शब्द होता है. न्यूट्रल फॉर्म बोलते हैं ना उसको, एलिमेंटल फॉर्म, है ना. ठीक है, मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे लगता है 1000 डिग्री से ज्यादा ही होगा. नहीं 1000 केल्विन के ऊपर तो है. मतलब बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ और चीजें डाल के उसको मोल्टेन बनाया जाता है. जैसे बॉक्साइड ओर में क्रायोलाइट डालते हैं तो बहुत कम टेम्परेचर पे वो मोल्टेन हो जाता है ऐसा. लेकिन तुम जैसे बॉक्साइड ओर से जहाँ एल्युमिनियम बनाया जाता है, वो एक बार मैं उस फैक्ट्री में गया भी हूँ, है ना, बॉक्साइड ओर से एल्युमिनियम, प्योर एल्युमिनियम बनाना. तो पता है वो फैक्ट्री, मान के चलो कि उसका जो इलेक्ट्रोलिटिक सेल होता है वो इस रूम से भी बड़ा होता है, बहुत बड़ा होता है मतलब. और उसमें एक कैथोड नहीं होता, बहुत सारे कैथोड होते हैं. पूरा रूम को ही एनोड बना दिया मॉडिफाई करके. रूम के इंटरनल लाइनिंग को क्या बना दिया है, एनोड, उस तरह से. और बहुत सारे कैथोड बीच में है ना, वही बोल रहा हूँ, बहुत सारे कैथोड बीच में होते हैं. और कैथोड विल बी लाइक कि मतलब ऐसे सोचो कि एक स्विमिंग पूल जैसा दिखेगा, ऐसा कि बहुत एक मान के चलो बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल को डायरेक्ट कंटेनर से कनेक्ट कर दिए, समझ गए, और नेगेटिव टर्मिनल से यहाँ पे बहुत सारे क्या बना दिए, एनोड, कैथोड बना दिए, समझ गए, इस तरह से. और यहाँ पे क्या रख दिया, मोल्टेन Al2O3, नेगेटिव कैथोड होता है, नेगेटिव कैथोड होता है. और कैथोड पे ही एल्युमिनियम जाके डिपॉजिट होगा ना बच्चे, कैथोड पे ही एल्युमिनियम जाके डिपॉजिट होगा. ये पे हट गया, अभी एडवांस में है तुम्हारा में, मतलब मेटलर्जी एडवांस से नहीं हटा है सर, मेटलर्जी हटा है कि एडवांस से, है ना. हॉल हेलवर्थ प्रोसेस करके कुछ है, वो बता दूंगा, बॉक्साइड ओर का कंप्लीट एक्सट्रैक्शन, है ना. तो वहां पे ऐसा ही होता है कि क्रायोलाइट वगैरह मोल्टेन बॉक्साइड ओर लिया जाता है. और पता है इसके सरफेस पे ना ये इतने बड़े बड़े होते हैं भाई, कार्बन ग्रेफाइट का होता है, बड़े बड़े. हाँ, हॉल प्रोसेस, हॉल हेलवर्थ प्रोसेस कुछ है मेटलर्जी में. चलो उस पर भी नहीं जाते, मैं ये बता रहा हूँ कि एक एक स्ट्रिप ना ये सब इतने बड़े होते हैं, मान के चलो 100-200 केजी का एक फिर बाद में बाहर निकलता है. सही, इनर्ट इलेक्ट्रोड्स होते हैं. हाँ, इनर्ट होते हैं. गोल्ड ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है. गोल्ड प्लैटिनम नहीं, ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है. ग्रेफाइट का इलेक्ट्रोड होता है और उसके ऊपर ना कोटिंग होती है एल्युमिनियम का. जब वो देखोगे ना एल्युमिनियम का बाहर जब निकलता है, ये प्रॉपर मतलब टन में होते हैं भाई उसका लेंथ वगैरह, और एकदम शाइनी सिल्वर जैसा दिखता है, इतना प्योर होके बाहर निकलता है, समझ गए. टाइम टू टाइम इसको निकालना पड़ता है ना भाई, हमें प्योर एल्युमिनियम चाहिए ना, तो ये ऐसा सेटअप है कि इसको निकाला जाता है. सर उसमें स्विमिंग है ना? करना पॉसिबल होगा क्या इसके अंदर ऑफ जब होगा? बॉक्स पानी थोड़ी है भाई, हाई टेम्परेचर है, अच्छा हाइट टेम्परेचर बहुत जबरदस्त है ना इसके अंदर, है ना. सर क्योंकि होमी बाबा ने किया था इसलिए वो, हाँ, न्यूक्लियर रिएक्टर में नहीं क्या? मैं एक ये भी देखा हूँ, क्या बोलते हैं, ए साइलेंस, जैसे मैंने आयरन के एक्सट्रैक्शन के लिए जो होता है ना, हाँ ब्लास्ट फर्नेस में होता है वो हाँ फाइनल,
मतलब हेमेटाइट मैग्नेटाइट ऑक्साइड ऑफ आयरन डालते हैं ब्लास्ट फर्नेस में, और ब्लास्ट फर्नेस में कोक वगैरह डाला जाता है, हॉट एयर डाला जाता है 1000 डिग्री सी पे, है ना। एंड ब्लास्ट फर्नेस इज लाइक कि उसका भी मतलब मैंने प्रॉपर इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग में उसको देखा था। तो ब्लास्ट फर्नेस ऐसे सोचो कि मतलब ऐसा जो है इस तरह का सेटअप है, और इसका लेंथ देखोगे ना एक्चुअल में जाके फैक्ट्री में, तो ये मान के चलो कि ये जो बिल्डिंग दिख रहा है ना आपको, उस लेवल का फर्नेस होता है, ये बिल्डिंग का लेवल का, समझ गए। इधर ट्रॉली से ट्रेन वाले से, ट्रेन का ट्रॉली रहता है जिसमें ऊपर से ये ओर डाला जाता है, जगह जगह पे सेटअप है। इधर मॉनिटरिंग रिमोट, मतलब मेरे थोड़े एक प्रोजेक्ट थे इलेक्ट्रॉनिक्स का, तो मैं उधर जाके मॉनिटरिंग को कंट्रोल रूम में देख रहा था। इसके आसपास खड़ा भी नहीं हो सकता, इतनी गर्मी होती है। 2000 डिग्री सी अंदर होता है। इसका जो थिकनेस होता है ना वॉल का, वो लगभग मान के चलो कि 25 मीटर के आसपास होता है, ऐसे बनाए जाते हैं। और फाइनली पता है, यहाँ से मोल्टेन आयरन निकलता है और नीचे होती है ट्रेन, डायरेक्ट नीचे ट्रेन का सेटअप होता है। वो ट्रेन में डायरेक्ट मोल्टेन आयरन जाता है और उसका पूरा आयरन का प्लेट बनता है, और फिर जाके कहीं स्टोर रूम में रखते हैं, फिर उसके बाद स्ट्रिप बनती है, समझ गए। तो इसका कंट्रोल जब देखोगे इंडस्ट्री में जाके तो अलग ही फीलिंग होगी। अभी तो लग रहा है क्या ही चल रहा है ये, मतलब अच्छा इलेक्ट्रोलिटिक सेल इतना प्यारा दिखता है, अंदर वहां जाके देखो पता ही नहीं चलेगा क्या है ये, समझ गए ना। तो ऐसा है, आगे चल के सीखेंगे हम लोग। लिखो, electrodes in the electrolytic cell generally is of two types, are of two types. Electrodes in the electrolytic cell generally are of two types. पहला inert electrode, है ना, तो इसमें पैसिव बोल सकते हो, है ना, पैसिव इलेक्ट्रोड, ठीक है। जिसको नॉन अटैकेबल वो बोल रहा है ना, वो भी लिख सकते हो। इनसे मॉड्यूल में शायद वही दिया है ना, है ना। बोला था जो H+ को डिस्प्लेस नहीं करता। नहीं वो नहीं है, बताता हूँ ना भाई, थोड़ा टाइम देना। लिख लो, it will provide only the surface for the ions of the electrolyte during electrolysis to get discharge. It will provide the surface for the ions of the electrolyte to get discharged during electrolysis. It will provide the surface for the ions of the electrolyte, है ना। It will provide the surface for the ions of the electrolyte to get discharged during the electrolysis. एग्जाम्पल में ग्रेफाइट इलेक्ट्रोड लिख सकते हो, पीटी इलेक्ट्रोड लिख सकते हो। जनरली ये दोनों ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज्ड हो रहा है ना। एंड दूसरा लिख दो एक्टिव इलेक्ट्रोड। एक्टिव इलेक्ट्रोड, देखो इलेक्ट्रोड अगर तुमने एक्टिव कर दिया बच्चे, मतलब तुम्हारा पर्पस जो है, जो इलेक्ट्रोलाइट उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में लिया है उसकी इलेक्ट्रोलिसिस पर्पस है ही नहीं तुम्हारा। मेरी बात समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। अगर आपने इलेक्ट्रोलिटिक सेल में एनोड या कैथोड को एक्टिव कर दिया, अच्छा, उसको मेटल फॉर्म में कन्वर्ट करना। सुनो, अगर इलेक्ट्रोलिटिक सेल में तुमने इलेक्ट्रोड ये दोनों नहीं लिया, एक्टिव इलेक्ट्रोड लिया, इसका मतलब है जो इलेक्ट्रोलाइट वहां इलेक्ट्रोलिटिक सेल में है एक्वस या मोल्टेन फॉर्म में, उसका इलेक्ट्रोलिसिस करना तुम्हारा पर्पस नहीं है, तुम्हारा पर्पस ही बदल गया। तुम्हारा पर्पस है, क्या पर्पस है बताता हूं, ये लिख लिया क्या सबने, है ना। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का जज्बात अभी नहीं लिखेंगे, लेकिन एक्टिव इलेक्ट्रोड के बारे में बताता हूं क्या पर्पस है। अगर आपने यहां पे लिया है इनर्ट इलेक्ट्रोड, तो क्या होने वाला है, अगर ये इनर्ट है और ये भी इनर्ट है ना, तो इसका मतलब जो आपने इलेक्ट्रोलाइट लिया है उसी का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होना है। गुड टू गो। इलेक्ट्रोड का कुछ नहीं होना है, इलेक्ट्रोड बस अपना सरफेस देगा, बी माइनस को बी में चेंज करेगा, है ना, बोलो, और यहाँ पे A प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन गिव्स A। समझ में आया कैथोड पे क्या हुआ,
अगर आप इनर्ट इलेक्ट्रोड लिए तो क्या क्या हो रहा है समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आप इलेक्ट्रोड एक्टिव लेते हो, ठीक है, मतलब ग्रेफाइट और प्लेटिनम नहीं लेते हो, पता है, तो उस केस में A+ और B- का इलेक्ट्रोलिसिस आपका पर्पस ही नहीं। क्या बोल रहा हूं समझ गए। अगर आपने इसको एक्टिव लिया ना, एक्टिव है ना, एक्टिव मेटल बोल सकते हो। अच्छा, कैथोड को एक्टिव करो या पैसिव करो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। अच्छी बात, मजेदार बात ये है, कैथोड कभी डिसॉल्व होता ही नहीं। वहां भी देखा था डिसॉल्व कौन हो रहा था, एनोड। कैथोड पे तो हमेशा डिपोजिशन हो रहा था। तो कैथोड एक्टिव हो या पैसिव हो डजंट मैटर। जब आप एनोड को एक्टिव बनाते हो तो जो इलेक्ट्रोलाइट जिसकी इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में हम सोच रहे थे वो हो जाता है स्पेक्टेटर। वो कुछ नहीं करता भाई, ऐसे ही पड़ा रहता है वो बस करंट को फ्लो करने में हेल्प करता है। दे आर इनर्ट, नाउ दीज आर इनर्ट। यहाँ पे ये दोनों इनर्ट था तो ये इनका ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा था। लेकिन जैसे ही तुमने ये एक्टिव लिया, जैसे मान लो तुमने एनोड को ना, एक बड़ा अच्छा एग्जांपल देता हूं, एनोड को तुमने इम्प्योर सिल्वर बना दिया। क्या बना दिया, इम्प्योर सिल्वर सॉलिड, ठीक है, और इसको तुमने बना दिया प्योर सिल्वर। कैथोड को क्या बना दिया बच्चे, प्योर सिल्वर। और अब अपने तुमने करंट स्टार्ट किया, पता है क्या होगा यहाँ पे, ये इसका एक एक एटम ऑक्सीडाइज होगा। मतलब देखो अभी भी एनोड पे ऑक्सीडेशन ही है बच्चे, बट एनोड पे एनायन नहीं गया, एनोड पे एनायन नहीं गया, बल्कि एनोड जिस मटेरियल से बना है वही ऑक्सीडाइज होकर सॉल्यूशन में गया। इवन बैटरी ने फोर्स किया इस एनोड को कि तू चल इधर से निकल के कैटायन बन के जा सॉल्यूशन में। इवन B- भी आया था, बोला तू रुक भाई, ये ज्यादा रिएक्टिव है, ऑक्सीडाइज होना चाहता है ये, तू रुक। इसको रोक दिया, इसको ऑक्सीडाइज किया, समझे। और मजेदार बात क्या है, कैथोड पे भी क्या होगा, जो यहां से Ag+ निकला वही Ag+ कैथोड की तरफ जाएगा और वहां जाके डिपॉजिट हो जाएगा। इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, वेरी गुड, समझ में आया। बहुत सारे मेटल में ना इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग इज द अल्टीमेट स्टेप। मैं बताऊं, इतना मजेदार बात है ये, इतना मजेदार बात है। जैसे होता है ना कि चावल में बहुत सारे कंकर हैं, तो एक एक कंकर चुनने वाली बात है। यहाँ पता है इसमें बहुत सारी इंप्योरिटीज हैं, हो सकता है 99% प्योर और 100% प्योर नहीं है। तो यहाँ से एक एक प्योर सिल्वर को निकाल के यहाँ जाके चिपका देते हैं, और इसके नीचे कुछ जमा होता है जिसको एनोड मड बोलते हैं, सुना है कभी क्या, एनोड मड। तो जब भी आप एनोड को एक्टिव बनाते हो, इसका मतलब आपका पर्पस है इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग, या फिर आपका पर्पस है इलेक्ट्रोप्लेटिंग। आपका पर्पस क्या है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग। इस केस में जो इलेक्ट्रोलाइट पहले से पड़ा हुआ है वो क्या है, स्पेक्टेटर है, निठल्ले हैं, निकम्मे हैं। समझ में आया। दे जस्ट, ऐसा नहीं कुछ काम नहीं है भाई, करंट फ्लो करा रहा है ना। लेकिन पता है यहाँ पे ना कैथोड पे A+ भी गया था, और जो Ag+ यहां से निकला वो भी गया। कैथोड ने बोला भाई तू स्टेबल है तो इधर रुक। Ag+ इनर्ट फॉर्म में ज्यादा स्टेबल है, मेटल फॉर्म में, भाई कैटायन के फॉर्म में स्टेबल नहीं है वो। Ag+ से सिल्वर का 0.8 वोल्ट होता है। तो भाई बोलेगा तू रुक इधर, इसको लेके गया। मेरी बात आई समझ में। मतलब रेस लगती है और कौन पहले डिपॉजिट होगा ये टोटली SRP पे डिपेंड करेगा। मेरी बात समझ, अच्छी बात है हमने SRP पढ़ लिया है। A+ और Ag+ में कौन पहले जाएगा भाई, इसी को हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज वाली बातें यहाँ पे फिर से आ जाएगी अभी। आउट ऑफ सो मेनी कैटायन अगर रेस लगाएं तो कौन सा कैटायन सबसे पहले कैथोड पे जाएगा और डिपॉजिट होगा, जिसकी SRP सबसे ज्यादा होगी, पॉजिटिव में होगी। मेरी बातें आई समझ में, क्या क्या चल रहा है अभी। तो एक्टिव इलेक्ट्रोड का पर्पस क्या है ना, एक्टिव इलेक्ट्रोड होता क्या है, ठीक है, लिख लो जज्बात। इफ एनोड इज एक्टिव, Ag का जगह Mg होता तो ऐसा नहीं होता ना, मैग्नीशियम वगैरह पे से हो सकता है, सेंसिटिव है थोड़ा, वो माइनस में होता था इसीलिए। हाँ तो कम टेंडेंसी तो नहीं है ना। देखो ऐसा नहीं है, अलग अलग कंडीशन पे बहुत सारे मेटल को हम इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग के लिए सब मेटल नहीं है। जैसे आयरन के रिफाइनिंग के लिए हम लास्ट में रिडक्शन यूज करते हैं ब्लास्ट फर्नेस के अंदर,
लेकिन वही एल्युमिनियम की रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलिटिक चलता है, सिल्वर की रिफाइनिंग के लिए क्या चलता है, गोल्ड की रिफाइनिंग के लिए इलेक्ट्रोलिटिक चलता है जिसमें 100% प्योर मिलता है। इलेक्ट्रोप्लेटिंग के लिए भी क्या चलता है, इलेक्ट्रोलिसिस चलता है। मेरी बात आ रही समझ में? तो लिखो इफ एनोड इज एक्टिव, if anode is active, it will participate in the oxidation at anode itself. It will participate in the oxidation at anode itself. It will participate in oxidation at anode itself. For example, if impure sample of silver, for example, if impure sample of silver is kept at anode, silver atom one by one will oxidize. Silver atom one by one get oxidized, and same Ag plus will go to cathode. Silver atom one by one get oxidized, and same Ag plus will go to cathode and deposits. Same silver atom will go to cathode and deposits. We will get 100% pure silver at cathode. We will get 100% pure silver at cathode. Full stop. Remember, at cathode always deposition of metal take place. Remember, at cathode always deposition of metal cation take place. Remember, always at cathode always deposition of metal cation take place. And impure sample of metal must be at anode. And impure sample of metal must be at anode. Anode will dissolve during electrolysis. Anode will dissolve during electrolysis. Anode will dissolve during electrolysis. That is, thickness of anode decreases. ब्रैकेट में लिख सकते हो थिकनेस डिक्रीजेस. थोड़ा फास्ट लिखो तो. At bottom of anode we will get anode mud. At bottom of anode we will get anode mud. This process is also known as electrolytic refining. This process is always known as electrolytic refining. This process also known as electrolytic refining. Also, ions of electrolyte are spectator. Also, the ions of electrolyte are spectator. ठीक है? Also, ions of electrolyte are spectator. समझ गए? ठीक है? लिखो ये डायग्राम वगैरह बना लो थोड़ा सा जल्दी. एक डायग्राम बना लो जल्दी से. यहाँ पे थोड़ा सा और इलेक्ट्रोप्लेटिंग की भी बात कर लेंगे. सबसे इजी टॉपिक यही लगेगा तुम्हें, है ना, इस चैप्टर में. बहुत इजी टॉपिक है. ठीक है. इसमें ना एक और बात लिख लो कि अगर
देखो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में क्या होता है पता है, इलेक्ट्रो रिफाइनिंग तो समझ में आ गया। इलेक्ट्रोप्लेटिंग में कुछ ऐसा होता है कि जिस मेटल की डिपोजिशन करनी है, मान लो सिल्वर है, यहाँ पे प्योर सिल्वर को तुम एनोड बना दो, ठीक है, यहाँ भी प्योर सिल्वर ही बना दो, और यहाँ पे मान लो कोई एक ऐसा पॉट है जिस पे डिपोजिशन करनी है, मान लो आयरन या एल्युमिनियम किसी का मेटल है, इसके ऊपर डिपॉजिट करनी है, जिस मेटल का डिपोजिशन करना है उसको एनोड बनाओ, जिस एक्टिव मेटल का डिपोजिशन करना है उसको एनोड बनाओ, और जिसके ऊपर करना है उसको कैथोड बनाओ। समझ में आए? तो यहाँ क्या होगा, एक एक सिल्वर, ऑब्वियसली यहाँ A प्लस B माइनस है बट वो स्पेक्टेटर है, यहाँ से एक एक सिल्वर एटम निकलेगा और जाके यहाँ डिपॉजिट भी हो जाएगा। क्लियर हुआ? धीरे धीरे एनोड की थिकनेस कम होगी और कैथोड का थिकनेस बढ़ेगा। मजेदार बात क्या है, एनोड जो है Ag प्लस के फॉर्म में निकला और यहां जाके चारों तरफ डिपॉजिट हो गया। समझ गए? प्रॉपर ना क्वेश्चन में, एडवांस लेवल के क्वेश्चन में इसका ना पूरा सरफेस एरिया दिया रहेगा, जितने सरफेस पर डिपॉजिट हुआ है ना। मान लो ये जो डिपॉजिट हुआ इसका मास कैसे निकालोगे, एक एक्सेस देता हूं, मास कैसे निकालोगे, वॉल्यूम ऑफ द मेटल दिस व्हाइट सरफेस इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम के लिए सरफेस एरिया इनटू थिकनेस, क्या क्वेश्चन में दिया रहेगा ना भाई, इनटू डेंसिटी, सरफेस एरिया दिया रहेगा पूरा, और इसकी जो थिकनेस है ना ये वाली, ये थिकनेस दिया रहेगा। समझ गए? टी सेंटीमीटर कुछ ऐसा, थिकनेस टी सेंटीमीटर या mm में दिया रहेगा, 0.5 mm, 1 सेंटीमीटर बहुत ज्यादा थिकनेस होता है भाई, पता चला 3 mm का थिकनेस देना है, तो उसके हिसाब से दिया रहेगा। ठीक है, तो तुम सब SI में कन्वर्ट कर लेना। सरफेस एरिया हो सकता है तुम्हें दिया रहेगा कुछ 50 मान लो सेंटीमीटर स्क्वायर या 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सब सेम यूनिट में रख के, डेंसिटी क्योंकि ग्राम पर सीसी में होगा तो सबको सीसी में रखना, या डेंसिटी अगर केजी पर मीटर क्यूब में होगा तो यहाँ पे तुमको मीटर क्यूब लेना पड़ेगा। यूनिट्स का ख्याल रखोगे। तो जिस मेटल का डिपोजिशन करना है उसको एनोड बनाओ, और जिस ऑब्जेक्ट पे करना है उसको क्या बनाओ, कैथोड बनाओ। सर ऐसा हो सकता है कि यूनिफॉर्म मेथड 100% यूनिफॉर्म होगा, लगेगा तुम्हें किसी ने पेंट किया है बहुत जबरदस्त तरीके से, हर जगह पे जाता है एक एक ऐसा कोई भी केस है क्या जिसमें नहीं होगा? नहीं देखो, मैं अभी तक ये किया नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज वन ऑफ द टेक्निक जिससे अच्छी एकदम यूनिफॉर्म प्लेटिंग होती है। आज के समय में हो सकता है फैक्ट्रीज में कुछ और चल रहे होंगे। पर एकदम इजी है ना कि अगर एक जगह सपोज चिपक गया है कुछ तो तो दूसरा के उसी जगह पे नहीं चिपकेगा। वही बोल रहा हूँ, यूनिफॉर्म होता है। और पता है ऐसे ऐसे फैक्ट्री डिजाइन है, ऐसे ऐसे डिवाइस डिजाइन है कि अगर 3 mm करना है तो ये प्रॉपर कैलिब्रेशन है, जो कंप्यूटर में डेटा डालो उतनी देर के लिए सर्किट ऑन होगा, 3 mm की डिपोजिशन हो जाएगी, ऑब्जेक्ट बाहर। इस लेवल पे कैलिब्रेशन है, समझ गए? ऑल्दो अभी बहुत सारे फैक्ट्रीज वगैरह में ना इलेक्ट्रोप्लेटिंग गैल्वेनाइजेशन का अलग ही टेक्निक है, डायरेक्ट उसको उसके टब में डाल के निकाल देते हैं डायरेक्ट, अलग ही टेक्निक है। लेकिन इसमें कितने थिकनेस चाहिए नहीं चाहिए वो ज्यादा इफेक्टिव है ये। मतलब मान लो किसी को गोल्ड का प्लेटिंग करना है भाई, सिल्वर का प्लेटिंग करना है तो बहुत सेंसिटिव है ना वो। यहाँ पे मास जो है उसको पहले मेजर कर लो, कितना गया उसका डिफरेंस ले लो, एक वो कैलकुलेशन है, एक यहाँ से कैलकुलेशन निकालो कितना गया मास। नहीं, लिख लो डायग्राम बना लो। सो होपफुली एक्टिव एंड पैसिव इलेक्ट्रोड तुम लोग समझ गए, पक्का? एक्टिव कब लेंगे, जब हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रो रिफाइनिंग करनी हो। अदरवाइज अगर हमें नॉर्मल इलेक्ट्रोलिसिस करना है इलेक्ट्रोलाइट का तो हम इनर्ट इलेक्ट्रोड लेंगे, ग्रेफाइट या प्लेटिनम का। यहाँ तक समझ गए सब लोग? ना आगे बढ़े क्या, इसको हटा दे क्या? देखो दो तरह की बातें हैं इलेक्ट्रोलिसिस में, एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस
और एक है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, है ना, इलेक्ट्रोलिसिस। अगर बेसिक आइडिया आ गया तो अब आपके सिलेबस में दो तरह की बातें, दोनों से क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। एक है क्वालिटेटिव एनालिसिस एंड एक है ना, क्वालिटेटिव एनालिसिस, और एक है क्वांटिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस का मतलब होता है कि प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस क्या है। प्रोडक्ट ऑफ मतलब एनोड पे क्या बना और कैथोड पे क्या बना। एनोड पे कौन सा मेटल या कौन सा एनायन गया और ऑक्सीडाइज हुआ, और जो ऑक्सीडाइज होके फिर वो क्या बनाया। कैथोड पे कौन सा एनायन गया, सॉरी कैटायन गया और डिपॉजिट हुआ या लिबरेट हुआ। मतलब व्हाट इज लिबरेटेड और डिपॉजिटेड एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड इज द, है ना, ठीक है, व्हाट इज डिपॉजिटेड, लिबरेटेड, है ना, एट रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड, एट एनोड एंड कैथोड। ये एनालाइज करना क्वालिटेटिव एनालिसिस है। क्वांटिटेटिव एनालिसिस में बात हो जाता है अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म्ड, है ना, दैट इज मास ऑफ मेटल डिपॉजिटेड एट कैथोड, है ना, और समथिंग और liberated at respective electrode। समझ में है, मास की बातें होने लगती है, कितना डिपॉजिट हुआ, कितना लिबरेट हुआ, एंड दिस इज ऑल अबाउट फैराडे लॉ। यही तुम्हारा क्या है, फैराडेज लॉ, यही है। समझ में है। और इसमें देखेंगे लाइन, चार्ज कितना, करंट कितना, उसके हिसाब से मास कितना, इस पूरे सर्किट में कितने देर करंट फ्लो करेगा, टोटल चार्ज कितना फ्लो करेगा, उसके हिसाब से जो मास डिपॉजिट या जो भी चीजें हैं डिपॉजिट या लिबरेट होगा। तो ये दोनों पार्ट है। तो ये वाला पार्ट पहले पढ़ेंगे तो इसमें आसानी हो जाएगी, क्योंकि यहीं पे डिसाइड होता है ना क्या बनने वाला है। फिर क्या बनने वाला है तो कितना बनने वाला है हम लोग समझ लेंगे। मेरी बातें आई समझ में। मतलब मेन इलेक्ट्रोलिसिस तो यही, अभी तक तो आधे घंटे में जज्बाती चल रही थी, इलेक्ट्रोलिसिस होता क्या है, मेन तो ये सीखना है। लिख लो उसको जल्दी से, है ना। ठीक है, आगे बढ़े। लिखो फिर प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस स्टार्ट कर देते हैं ना। लिख लिया। ये वाला पार्ट आज कर लेंगे हम लोग, है ना, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। और ये वाला पार्ट नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। कल का देखते हैं, अभी पहले इसको कंप्लीट करने दो। प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, है ना। देखो होता क्या है, कंपटीशन क्या है समझो। अगर तुमने इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, है ना, केस वन क्या, इनर्ट इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, और एक ही साथ सॉर्ट अप कर देता हूं चीजों को, है ना। एट द सेम टाइम मान लो यहाँ पे बहुत सारे कैटायन है, so many cations and so many anions together। मतलब एक ही साथ तुरंत समझ में आ जाएगा, so many cations and anions together। जस्ट समझने के लिए, हालांकि ऐसा होता नहीं है, कभी कभी NaCl ही रहेगा सिर्फ, नहीं
जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लो, पहला एग्जाम्पल, अगर मोल्टेन NaCl है तब तो आयन सिर्फ Na प्लस एंड Cl माइनस है, दो ही आयन है ना भाई, फ्यूज्ड। तो यहाँ तो टेंशन ही नहीं है, ये इनर्ट है और तुम्हारा मोल्टेन है, तो एनोड पे Cl माइनस जाएगा, कैथोड पे Na प्लस जाएगा। Cl माइनस एनोड पे गया, Cl2 बना दिया। कैथोड पे Na प्लस गया, क्या बना दिया? सोडियम। यही अगर एक्वस ले लेते, एक्वस NaCl, तो पता है आयन के जगह पे Na प्लस भी होता और H प्लस होता जो वाटर से आता, और एनायन की जगह पे Cl माइनस भी होगा, OH माइनस भी होगा, जो किससे आएगा? तो हमें ऐसे केसेस मिलेंगे ना जहां पे हो सकता है दो से ज्यादा कैटायन हो जो कैथोड की तरफ जाने के लिए तैयार बैठा है। ऐसे भी केसेस मिलेंगे जहां पे दो से ज्यादा एनायन हो जो किधर जाने के लिए तैयार बैठा है, एनोड की तरफ, है ना। आप समझना, मतलब आपको इस तरह से क्वेश्चन मिलेगा, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस कॉपर सल्फेट, मतलब आपको क्या सोचनी पड़ेगी यहाँ कंपटीशन में, क्या क्या है बताओ। Cu+2 है और H प्लस वाटर से आया है, और सल्फेट है और OH माइनस भी वाटर से आया है। तो कम से कम ऐसे तो दो कैटायन में कॉल लेने ही पड़ेंगे ना भाई, या दो एनायन में कॉल लेना पड़ेगा, बोलो। अगर ये इनर्ट है तो हम यहां से तो सॉर्टेड है ना कि भाई इलेक्ट्रोड कुछ नहीं करने वाला है, इलेक्ट्रोड बस अपना सरफेस देगा, बोलो। मान लो यहाँ बहुत सारे कैटायन, A प्लस, B प्लस, C प्लस, बहुत सारे आयन, X माइनस, Y माइनस, Z माइनस। तो आउट ऑफ सो मेनी कैटायन विच विल गो टू द कैथोड एंड डिपॉजिट फर्स्ट? आउट ऑफ सो मेनी एनायन which will go to the anode and oxidize first? इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज ब्ला ब्ला वाला अब तुरंत याद आ रहा होगा, इट्स ऑल अबाउट ब्ला ब्ला, याद है। आउट ऑफ सो मेनी कैटायन कौन पहले जाएगा कैथोड पे और डिपॉजिट होगा? ऑब्वियसली उस कैटायन के एसआरपी पे, हायर द एसआरपी मोर इज द टेंडेंसी ऑफ दैट कैटायन टू गो टू द कैथोड, हायर द एसओपी more is the tendency of that anion to go to the anode and liberate or deposit or oxidize, better to say oxidize। oxidize होने के बाद डिपॉजिट भी हो सकता है, लिबरेट भी हो सकता है। लिबरेशन की चांसेस बहुत है, डिपोजिशन के चांसेस एनोड पे बहुत कम है। मेरी बात आई समझ में? एनायन कोई न्यूट्रल एटम बनाएगा, जैसे एनायन अगर OH माइनस है तो पता चला O2 बन रहा है, एनायन अगर OH माइनस तो क्या बन रहा है? Cl2 है, Cl माइनस है तो Cl2 बना। मान लो, मतलब एक केसेस हम 99% बोलते हैं लिबरेट होगा, एक केस रख देते हैं, क्या पता कोई ऐसा हो, कुछ ऐसा है कॉम्प्लेक्सेशन हो जाए, कुछ हो जाए कि जो मेटल हुआ वहां जाके कॉम्प्लेक्सेशन कर दिया, कुछ ऐसा कर दिया। तो मेरा कंसर्न यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस डिसाइड कैसे होगा भाई, है ना। एक और दो चार पॉइंट और क्या याद रखना है, जो बहुत बल्की एनायन है, बिगर एनायन है, बहुत बड़े साइज के एनायन है, उसकी मोबिलिटी कम होगी। एक तरह से इन तीनों में रेस लगना है, लेकिन जो बहुत बड़े साइज के एनायन है, स्पेशली सल्फेट, फॉस्फेट, कार्बोनेट, नाइट्रेट, ये सब निठल्ले जैसे हैं भाई, उसको हरा देगा OH माइनस आयन, क्योंकि अगर पानी है तो OH माइनस है। पता चला OH माइनस बहुत सारे आयन को ऐसे भी हरा दिया रेस में। कौन कौन सा? क्योंकि OH माइनस की मोबिलिटी भी 200 है, अब देखना लिमिटिंग मोलर कंडक्ट H प्लस की 350 कुछ आसपास है कि नहीं है, देख लो कनेक्टेड है, कंडक्टेंस, ये सारे है ना। एसओपी जो हमने एसआरपी एसओपी पढ़ा वो भी है। तो मेरा कंसर्न यहाँ पे कि बहुत सारे अगर कैटायन है तो कौन पहले जाएगा और डिपॉजिट होगा? जिसकी एसआरपी सबसे ज्यादा है। बहुत सारे एनायन है तो कौन पहले जाएगा और डिपॉजिट होगा? जिसकी एसओपी ज्यादा होगी। मेरी बात समझ में आ रहा है? लेकिन इसके अलावा और कुछ पॉइंट क्या याद रख लेते हैं कि जो बल्की एनायन है लाइक सल्फेट, बिगर साइज एनायन है ना, लाइक सल्फेट, थोड़ा सोचना, थोड़ा एक माइंडसेट बनाओ इसको, है ना, थोड़ा माइंडसेट बनाओ। जो बल्की एनायंस है लाइक सल्फेट और क्या, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट और कार्बोनेट, हाँ मतलब ऑक्सिलेट, वो सब के केस में क्या होने वाला है? स्लो हो जाएंगे, वो जल्दी नहीं जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में कौन जाएगा?
उसके रेस्पेक्ट में कौन जाएगा बच्चे? पक्का? यहां तक समझ में आ रहा है सबको? सबको अच्छे से समझ में आ रहा है? अच्छा, उसी तरह से बताओ कि जो एस ब्लॉक के कैटायंस हैं, जैसे K प्लस Mg प्लस, ये सब एस ब्लॉक के जो कैटायंस हैं, हाँ नहीं अभी मैं पूछ ही रहा हूं, बताओ ना, जो एस ब्लॉक का कैटायन है उसके रिस्पेक्ट में कौन जाएगा? क्या H प्लस का कैटायन पहले जाएगा क्या? H प्लस एस ब्लॉक का कैटायन, नॉट H प्लस का कैटायन। एस ब्लॉक का जो भी कैटायन है, एस ब्लॉक का जो भी कैटायन है, क्या वो कैथोड पे जाएगा? एनोड पे जाएगा भाई कैटायन कैथोड पे जाता है। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर वहां कैटायन एस ब्लॉक से है, मतलब यहाँ पे कैटायन में क्या क्या है? K प्लस, Li प्लस, Na प्लस, है ना, Rb प्लस, Cs प्लस, है ना, S ब्लॉक वाला, ठीक है, Al प्लस 3, बहुत सारा D ब्लॉक भी है पता है, Ni प्लस 2, जिसकी SRP नेगेटिव है, जिसकी SRP नेगेटिव है, पता है इन सबको कौन हरा देगा बच्चे? H प्लस, क्योंकि इन सब की कैटायन की जो SRP है वो नेगेटिव है और इसकी SRP स्टैंडर्ड केस में 0 है। वो सारे कैटायन जिसके SRP नेगेटिव है उसको कौन हरा देगा? H प्लस। और कुछ ऐसे कैटायन है जिसको कौन हरा देगा? नहीं समझे? कुछ ऐसे कैटायन है जिसको कौन हरा देगा? आपको इधर क्यूप्रिक आयन 3.4, 0.34, सिल्वर 0.8, गोल्ड का 1.4 समथिंग, तो the cation whose SRP is positive will win the game, will go to the cathode and deposit with respect to H plus, and the cation whose SRP is negative, they will lose the game with respect to those cation। कौन जाएगा कैथोड की तरफ और जाके लिबरेट हो जाएगा, H2 गैस बना देगा। ये सारे कैटायन स्पेक्टेटर बन जाएंगे। सब में रेस लगा दोगे तो क्या होगा? ये सारे कैटायन नहीं जाएंगे, कौन जाएगा? H प्लस जाएगा। मेरी बात आ रही है समझ में? बोलिए, लिखना शुरू करो थोड़ा। अच्छा, एनायन में OH माइनस किसको किसको हरा सकता है एनायन में? सर तो Na प्लस तो H प्लस से हार जाएगा। Na प्लस H प्लस से हार जाएगा। Na प्लस H प्लस से हार जाएगा, ट्रू। तो फिर Na प्लस इसीलिए तो उधर लिखा है ना जा रहा प्लस। कैसे? अरे भाई सब बोल रहे कि इन सारे कैटायन में के रिस्पेक्ट में कौन जाएगा H प्लस। और जाके H2 बनाएगा। हाँ। ये नहीं जाएगा। हाँ। जा कहाँ रहा है? वो तो ऐसे ही पड़ा हुआ स्पेक्टेटर है। इलेक्ट्रोलाइसिस हो रहा कैसे? किसका? NaCl का। मोल्टेन में हो जाएगा, अब वहां कंपटीशन ही नहीं है। लेकिन एक्वस में नहीं होगा। एक्वस में नहीं होगा। वही तो सीखना है भाई, यही तो है, अभी वही तो पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे आपको ऐसे ऑप्शंस मिलेंगे कि डाइल्यूट एक्वस NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो बताओ एनोड और कैथोड पे क्या बनेगा। मोल्टेन NaCl का इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं तो एनोड कैथोड पे क्या बनेगा? अरे बताओ भाई, समझ जाओ। हाँ, अरे ऐसा नो एक्वस में H प्लस और Cl माइनस बनेगा ना, देख लेंगे, उस पर बातें करेंगे, अभी एक एक चीज पढ़ेंगे। हाँ हाँ, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में केस 1 करके डिस्कस कर रहे हैं। व्हेन इलेक्ट्रोड क्या इनर्ट या एक्टिव? इलेक्ट्रोड सर OH माइनस Inert। के रिस्पेक्ट में जो भी H प्लस से नीचे है वो सारे जीत जाएंगे। देखो यहाँ पे क्वालिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस, ये पूरा पेजेस लिखा है, दिख रहा है 52, है ना, ये पूरा लिखा है, यहां तक है पूरा, ठीक है। अभी इस पे बात करेंगे हम लोग, लेकिन अभी क्या चल रहा है मेरी बात समझ। अभी पूरा जो हाईलाइट किया, अगर बहुत सारे कैटायन है तो कौन जाएगा पहले कैथोड पे? कौन सा कैटायन पहले जाएगा बता भाई, अब बता। बहुत सारे कैटायन है तो कौन सा कैटायन पहले जाएगा कैथोड पे? वो कैटायन जिसकी SRP सबसे ज्यादा होगी वो सारे कैटायन, रेस्ट कैटायन को हरा देगा। एस ब्लॉक के कैटायन के रिस्पेक्ट में कौन जाएगा कैथोड पे पहले? H प्लस। एनायन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे दो। एनायन में क्या ये सब जल्दी जाएगा क्या? सल्फेट, फॉस्फेट, है ना, ऑक्सलेट, समझ गए, कार्बोनेट, नाइट्रेट, बल्कि है ना बच्चे, इन सब के रिस्पेक्ट में पहले कौन जाएगा एनोड पे? OH माइनस, जो वाटर से आया है। मतलब इन सब के रिस्पेक्ट में पहले कौन जाने वाला है? OH माइनस। मेरी बात आई समझ में? तो अभी मैं लिखा नहीं रहा हूं पॉइंट वाइज, लेकिन तुम्हें समझा रहा हूं कि हम किस डायरेक्शन में जा रहे हैं।
फ्यूचर में आपसे पूछेगा व्हाट इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl। भाई ये तो बहुत घटिया सवाल है। नहीं, सोडियम NaCl2 है ना। लेकिन अगर वही एक्वस डाइल्यूट NaCl पूछ दिया भाई, तो यहाँ पे अब कंपटीशन है, Na+H+ में ये जीतेगा, तो मतलब H2 एट कैथोड, H2 एट कैथोड। अब इन सब में कौन जीतने वाला है वो भी देखने वाली बात है। तो हम लोग एक सीरीज भी बना लेंगे, सो मेनी कैटायन का एक सीरीज बना लेंगे ओवरऑल। वही इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देख के हम लोग सीरीज बना लेंगे। एसओपी देख के क्या बना लेंगे, एसओपी देख के एनायन में कौन पहले जाएगा वो भी सीरीज बना लेंगे। मेरी बात आई समझ में? नहीं, लेकिन एक आइडिया रहेगा, एक सीरीज तो रख ले भाई। पता चला कि हमें डेटा ही नहीं दिया है, तो एक सीरीज याद कर लेने से ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले इतना लिख लो, लिखो पहले लिखो तो आउट ऑफ सो मेनी कैटायन, लिख लो जज्बात में लिख लो, आउट ऑफ सो मेनी कैटायन द कैटायन हैविंग मैक्सिमम SRP will go to the cathode first and deposit during electrolysis. Out of so many cation, the cation having maximum, out of so many cation, the cation having maximum SRP will go to the cathode and deposit first during electrolysis. Will go to the cathode and deposit first during electrolysis. है ना? समझ में आ रहा है? ठीक है। आउट ऑफ सो मेनी कैटायन कौन जाने वाला है पहले, जिसकी SRP सबसे ज्यादा है वो जाके कैथोड पे क्या हो जाएगा, सबसे पहले डिपॉजिट हो जाएगा। इधर वाले पार्ट हटा दो बच्चे, ये सब पूरा लिखा है अपने। तो मैं एक सीरीज बता देता हूं आपको, देखो अगर आपने लिख लिया तो फिर एक टेबल पे हम लोग काम करेंगे। देखिए Au+3 जाके गोल्ड बना देगा, है ना। थोड़ा बहुत ज्यादा नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा लिख लेते हैं इसमें, ठीक है। क्या F2 नहीं है? देखो मैं मेटल कैटायन का बात कर रहा हूँ मोस्टली। एक सीरीज ऐसा लेते हैं जिसमें बहुत सारे मेटल कैटायन हैं और उसमें से कौन पहले जाएगा। वो तो एक्चुअल में इतना कैटायन भी नहीं होगा ना क्वेश्चन में। क्वेश्चन में तो बहुत सिंपल NaCl होगा, तो वो और आसान जाएगा। लेकिन एक रफली सीरीज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, छोटा सा सीरीज, है ना। फिर तुम चाहो तो Ag+ लिख दो, फिर Cu+ लिख दो, फिर H+ लिख दो, है ना। H+ के बाद अगर तुम चाहो तो Lead+2 लिख दो, हो जाएगा। फिर Sn+2 लिख दो, है ना। सिमिलरली Nickel+2 से निकल बनने का चांसेस ज्यादा है। फिर CO+2, है ना। सब नहीं लिखने बैठेंगे, है ना। Cd+2, फिर Iron+2 से 0 जाने का चांसेस है। फिर Chromium+3, है ना। अब उसके बाद S ब्लॉक कैटायंस, S ब्लॉक कैटायन लास्ट में आ जाएगा ना। बोलो Al+3 भी यहाँ लिख देते हैं और बाकी S ब्लॉक कैटायंस। अब S ब्लॉक कैटायन में भी एक ऑर्डर बनाने का जरूरत नहीं है। S ब्लॉक कैटायन को कौन हरा देगा, H+ हरा देगा, ये ध्यान में रखो। नाउ नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये सीरीज लिखो जल्दी से, अभी मुझे क्लास खत्म करना है, जल्दी से सीरीज लिखो। हाँ लास्ट में डालो, बिल्कुल सबसे ज्यादा नेगेटिव है, -3.05 है। डेटा के बेसिस पे आंसर है, लेकिन ठीक है। अभी मान लो अगर किसी को नहीं पता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, SRP नहीं पता है भाई, क्वेश्चन में नहीं दिया है, तो कम से कम याद रहेगा ना H+ 3 कैटायन को नहीं हरा सकता रफली, बहुत सारे कैटायन को H+ हरा देता है। मतलब पता चला ये सब कैटायन है तो H+ मतलब वाटर जाएगा एनोड पे, कैथोड पे और रिड्यूस हो जाएगा। तो अभी क्वेश्चन करने में हेल्प मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट लिखो, आउट ऑफ सो मेनी एनायंस, out of so many anions, the standard preferential discharge series of anion at anode, out of so many anions लिखो, out of so many anions, the standard preferential discharge series of anions at anode, out of so many anions, the standard, है ना, preferential discharge series of anion at anode is as follows। इसमें लिख लेना
I माइनस, Br माइनस, Cl माइनस, OH माइनस। और पता है जो सल्फेट वगैरह है, नाइट्रेट है, F माइनस तो हाईली स्टेबल होता है, आपको पता है। तो एक छोटा सा थ्योरी बस यहाँ पे लिख दो, बहुत ज्यादा नहीं लिखना है, इतना छोटा सा लिख दिया। सर ये कहाँ से आया? ये इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से तो नहीं आया? मोस्टली उसी से है, अगर देखो तो I माइनस से I2 का ज्यादा माइनस पॉइंट, I माइनस से I2 का -0.54 है, Br माइनस से Br2 का -1 पॉइंट समथिंग है। SOP का बात कर रहे हैं। Cl माइनस से Cl का माइनस एक पॉजिटिव है SRP में, तो SRP में नेगेटिव होगा। SRP पॉजिटिव है ना, तो Cl माइनस से Cl2 नेगेटिव होगा। लेकिन इन दोनों में भी एक चीज अभी बताऊंगा आपको, थोड़ा सा यहाँ पे इन दोनों में हाईलाइट करने का जरूरत है। अरे बहुत सारे एनायन में कौन पहले जाएगा, बस इतना ही इसको रटना है, एनायन वाला सीरीज तो रटो। ओवरऑल I माइनस से I2 में -0.54 है SOP। दिस सीरीज इज अकॉर्डिंग टू SOP, ये भी लिख लो। दिस सीरीज इज अकॉर्डिंग टू सर आपने एकदम स्टार्ट SOP में करवाया था कि हर एक दिस सीरीज इज अकॉर्डिंग टू SOP। एलिमेंट सबसे स्पीड में जाता है। नहीं वो देखो फिर मैं बोल रहा हूँ 100% सिर्फ एक फैक्टर साइज पे डिसाइड नहीं होता, सारे ब्लाबला का रिजल्टेंट है, और सारे ब्लाबला का रिजल्टेंट में देखा गया I माइनस जीता है। सारे ब्लाबला का रिजल्टेंट तो SOP कंपेयर करते हैं। हाँ तो SOP इसका माइनस में भाई -0.54 वोल्ट है, तो इसका माइनस पॉइंट समथिंग 8 में है। तो अपन F माइनस तो -2. एक मिनट, Br2 से Br माइनस का जो डेटा है मैं बता देता हूँ आपको, 1.09 -1.09 है। तो इन दोनों में कौन पहले ऑक्सीडाइज होगा, डेटा से बताओ। I माइनस भाई, क्यों नहीं समझ रहा है? इसमें से Cl2 में इसका -1.36 है, ये कौन पहले जाएगा? ना नहीं भाई, ये सारे SOP लिख रहा हूं मैं, SRP तो इन सब का I2 से I माइनस का 0.54 है, देखना वहां पे डेटा तुम्हारे पास है। मेरी बात समझो, आउट ऑफ सो मेनी एनायन कौन पहले जाएगा, जिसकी SOP ज्यादा होगी, मतलब जिसकी SOP लेस नेगेटिव होगी, ऐसे भी बोल सकते हैं। और देखो आपके पास कंपटीशन किस में करना है, स्टैंडर्ड एनायन में करना है ना कंपटीशन, तो मैंने कुछ एनायन लिख दिया जो बार बार क्वेश्चन में दिखेगा, यही दिखेगा बार बार। मेरी बात समझ रहे हो ना? जो बिगेस्ट एनायन है उसके जगह पे कौन जीत रहा है, अरे कौन जीत रहा है उसके जगह पे, वाटर। बहुत बड़े बड़े एनायंस के रिस्पेक्ट में कौन जीत रहा है, नोट में लिख लेना, बल्कि एनायंस विल लूज द गेम, है ना। इन केस ऑफ बल्कि एनायन वाटर विल ऑक्सीडाइज, दैट इज OH माइनस विल ऑक्सीडाइज। In case of bulky anion, water will oxidize, that is OH minus will oxidize. In case of bulky anion, water will oxidize, that is OH minus will oxidize. ठीक है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। नाउ देखो क्या करना है, अभी होमवर्क देता हूं आपको। यहां पे लिखना है इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है, कैटायंस एंड एनायंस, ठीक है। इलेक्ट्रोड, एनोड किसका बना है और कैथोड किसका बना है, ठीक है। फिर रिएक्शन एट एनोड एट कैथोड, ठीक है। प्रोडक्ट एट एनोड एट कैथोड। समझना है टेबल क्या है ऑल अबाउट। आपको इस टेबल में कम से कम 25 मॉलिक्यूल डालने हैं, ठीक है।
क्या है दिस टेबल ऑल अबाउट? जैसे मान लो मैंने ले लिया मोल्टेन NaCl, ठीक है, तो Na+ और Cl- है, राइट। एनोड दोनों का PT ले लेते हैं, इनर्ट ले लेते हैं एनोड, चलेगा। तो हमें पता है कि एनोड पे Cl- जाएगा, Cl2 and 2 इलेक्ट्रॉन। कैथोड पे कौन जाएगा बच्चे? Na+ + 1 इलेक्ट्रॉन सोडियम। तो एनोड पे Cl2 बना, कैथोड पे सोडियम बना। क्या लिखा मैंने, समझ में आया? बोलो। क्वेश्चन ऐसा ही आएगा ना आपके पास। एक्वस NaCl है तो क्या होगा, है ना। कॉन्संट्रेटेड NaCl है तो क्या होगा, डाइल्यूट NaCl है तो क्या होगा। अंतर, एनसीईआरटी पढ़ना, थोड़ा सा अंतर है दोनों में, है ना। क्योंकि आपको पता है कि कॉन्संट्रेटेड अगर होगा तो क्लोराइड की आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा होगी। क्लोराइड का आयन का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो उसकी ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है, कल सिखाया था। याद करो, याद आ रहा है? क्लोराइड आयन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो ऑक्सीडाइज होने की टेंडेंसी कम है, ज्यादा है वो SOP SRP करके देखना पड़ेगा। समझ गए बात को? तो अभी क्या करना है, इस तरह से आपको 30 कम से कम कितने 30 इधर लेने हैं, है ना, और उसका ये सारा चीज लिखना है। कहां से लोगे? कंप्लीट NCERT मॉड्यूल में जो भी इलेक्ट्रोलिसिस दिया हुआ है वो, है ना। इवन जो तुम्हारे पास जेई वाला मॉड्यूल है यूनिट 8 वो भी, जितने क्वेश्चन PYQ में वो भी, सब यहां डाल के आंसर करके लाना है। समझ में आया क्या होमवर्क है? बोलो। आप देखोगे ना, आप मॉड्यूल देखो, 10 तो आपको मॉड्यूल में ही मिल जाएंगे एग्जाम्पल अलग अलग। समझ में आया? देखो ना यहाँ पे है ना, क्वालिटेटिव प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिख रहा है, इलेक्ट्रोलिसिस मोल्टेन NaCl, फिर इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस NaCl दिख रहा है यूजिंग प्लेटिनम इलेक्ट्रोड, यहाँ पे इतनी पार्ट लिखी हुई है। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग प्लेटिनम, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉपर सल्फेट यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड आल्सो यूजिंग, तो 1 2 3 4 तो यही मिल गए। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, पूरा थ्योरी में ही तुम्हें 6 मिल गए। फिर ये इलस्ट्रेशन में देख लेना, ओके। उसी तरह से तुम जब एनसीईआरटी में आओगे तो एनसीईआरटी का भी लाइन बाय लाइन पढ़ना है, वहां 5-6 क्वेश्चन मिलेंगे। एनसीईआरटी के एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन मिलेंगे। फिर जेई मॉड्यूल में आओगे यूनिट 8 में, वहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे। अरे यस नो। फिर PYQ सॉल्विंग करोगे, वहां पे क्वेश्चंस मिलेंगे। तो कुछ इसमें अच्छे क्वेश्चंस हैं टेबल में जो नेक्स्ट क्लास में मैं करा दूंगा। होमवर्क समझ में आया? अगर इस पे कमांड करके आगे बच्चे तो नेक्स्ट क्लास में फैराडेज लॉ खत्म करके क्वेश्चंस वगैरह भी करा दूंगा। नहीं करके आए तो पता चला कि एक लेक्चर और लग रहा है। नाउ योर चॉइस, देखो तुम क्या कर सकते हो।